हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, खासतौर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप सेट के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे नेट के एग्जाम में बैठ रहे हो, या कॉलेज लेक्चर, या फिर अपन कहें फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बैठ रहे हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो, जो टूल टेक्निक्स इन बायोलॉजी के अंदर आता है, तो उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है। कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, जो भी मैंने नाम बताया है लाइफ साइंस से रिलेटेड, सेट के एग्जाम हो चाहे नेट के एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आज अपन देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन अपन थोड़ा आराम से देखेंगे, ठीक है। पहले तो देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता क्या है। यहां पर देखो, एक तो इसमें क्या है, जेल है, प्लस क्या है यहां पर, फोरेसिस या फिर इलेक्ट्रिकल, प्लस पोर्स। यहां पर देखो, तीन कॉमन टर्म कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जेल, इलेक्ट्रिकल और पोर्स। ऐसी कोई जेल हो जो जेल में क्या हो, कहीं छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हो या छिद्र प्रेजेंट हो, समझ रहे हो। उसमें अगर आप लाइट या इलेक्ट्रिक सप्लाई दो, तो उसके कारण से इन पोर्स में कोई मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो एक ऐसा टूल, है, टूल को अपन ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल टूल ही वैसे देखा जाए तो होता क्या है, इस मेथड के द्वारा ऐसा बायोलॉजिकल टूल जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स, जैसे जैसे कौन से न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी मिले तो भी कर देना। इसके अलावा प्रोटीन्स कर सकते हो आप। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड चेन आए, प्रोटीन आए, एक ही बात है, पॉलीपेप्टाइड कर सकते हो। पॉलीपेप्टाइड्स, इसका मतलब पेप्टाइड्स भी कर सकते हो आप। कई बार एग्जाम के अंदर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आप कौन से बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हो। तो यहां पर आ जाएंगे सभी जो मैं लिख रहा हूं वहां पर, ठीक है ना। ये सभी बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको उनकी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। ऐसा बायोलॉजिकल टूल जिसमें बायोमोलिक्यूल्स जैसे को, इसके नीचे लिखना है को, उनकी साइज एंड चार्ज के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। तो उस टेक्निक को अपन क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। देखो, चीज इसमें मेन जो चीजें हैं वो अपन बात करते हैं। पहली चीज तो देखो, क्वेश्चन में कई बार तो क्वेश्चन यही आया हुआ है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बायोमोलिक्यूल्स को किस बिहाव पे, किस बेसिस पर आप उसको सेपरेट करते हो। तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए चार्ज एंड साइज के बेसिस पर। अगर उसमें बायोमास आए या और मास आए या कुछ भी आए, ठीक है ना, उसकी शेप, उसकी साइज, उसकी केवल साइज लेने, आपको साइज एंड चार्ज के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। दूसरी चीज अपन देखें कि इसमें यूज, क्या क्या यूज आता है। पहला चीज तो ये देखो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो यहां पर अपन देखें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है खास तौर से अर्न टीसेलियस ने 1931 में डेवलप किया था। डेवलप्ड, आपको साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना, काफी एग्जाम के अंदर इसके साइंटिस्ट का नाम जरूर पूछा गया है। ठीक है, आपको सिर्फ ये नाम मिलता है एग्जाम के अंदर, टी सेलियस। ठीक है, 1931 के अंदर इसको डेवलप किया था। और अब अपन देखते हैं कि इसमें यूज क्या क्या आते हैं। यूज में देखो, एक तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको, जेल। क्या यूज में लेना है? जेल। जेल का मतलब अपन जानते भी हैं कि जो बालों के अंदर जेल लगाते हैं, जेल की आइसक्रीम आती है, क्रीम आते हैं, जो भी मतलब कोई भी जेल का मतलब आप समझ रहे हो, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मैट्रिक्स ये कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स हो, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। और ये जो जेल है वो किसकी बनी होती है? खास तौर से एग्रोज की बनी होती है। या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो जेल है वो दो प्रकार से अपन कह सकते हैं। टू टाइप्स। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये चीजें जरूर देख के जाना, जो जो मेन चीजें सिर्फ वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। जेल है वो दो प्रकार की होती है। पहला एग्रोजेल, सेकंड है पॉली एक्रिल एमाइड जेल। ठीक है, आपको याद रखना है, कोई भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक ऐसी टेक्निक्स नहीं पढ़ी है उनको समझना है कि जेल जो है वो दो प्रकार की होती है, एग्रो जेल और पॉली एक्रिल एमाइड जेल होती है। एग्रो जेल खास तौर से किसके लिए यूज में आता है? न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरी चीज अपन कहें, लार्ज मॉलिक्यूल जिनकी साइज ज्यादा हो, बड़े मॉलिक्यूल्स हो, उनको सेपरेट करने के लिए यूज में लेता है एग्रोज। लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसलिए एग्रोज खास तौर से न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। कुछ हद तक अगर अपन माने कि लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं, मे बी लार्ज प्रोटीन, अगर प्रोटीन की साइज काफी बड़ी है तो वहां पर इसको यूज में लिया जा सकता है। अदरवाइज न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए एग्रोज जेल को यूज में लिया जाता है। एक चीज अपन देखिए कि जो एग्रोज जेल है वो कहां से प्राप्त होता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम, इसका सोर्स क्या है, कहां से प्राप्त किया जाता है? तो खास तौर से जो ये सी वीड्स है, समुद्री घास है, समुद्री घास का ऑप्शन मिले तो आपको ये करना है। अगर ये नहीं मिले, रेड एल्गी करना है। ये भी नहीं मिले तो आपको जो है ऑप्शन के अंदर पर्टिकुलर कोई एल्गी का नाम दिया जाए तो पर्टिकुलर जो एल्गी है वो भी आप नाम दे सकते हो। खास तौर से एक तो ग्रेसिलेरिया आता है, जैसे अपन देखें ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम।
इनसे खास तौर से जो एग्रोज है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। एग्रोज को डिजोल्व करने के लिए देखो, खास तौर से एग्रोज को डिजोल्व किस में किया जाता है, 1xTe के अंदर इसको डिजोल्व किया जाता है, खास तौर से 1xTe के अंदर डिजोल्व किया जाता है। और या फिर अपन कहें गर्म वाटर जो है, या 1xTe इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के बाद में उसको डिजोल्व करते हैं और धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं, वैसे वैसे सॉलिड में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और इसमें हल्के हल्के क्या होते हैं, पोर होते हैं, हल्के हल्के क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनमें से आपका जो न्यूक्लिक एसिड है या प्रोटीन से वो होके क्या करते हैं, गुजरते हैं और अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन था, जेल के दो प्रकार होते हैं जेल में, एक तो आ जाएगा आपका एग्रोज, दूसरा आ जाएगा पॉलीएक्रिल एमाइड। मैंने आपको पहले बताया है कि एग्रोज क्या चीज है, कहां से प्राप्त किया जाता है, किस लिए यूज में आता है और क्या इसको सेपरेट करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट या साइज बड़ी हो, उनको सेपरेट करने के लिए खास तौर से एग्रोज को यूज में लिया जाता है। लाइक न्यूक्लिक एसिड को, खास तौर से न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए काउंट होते हैं, और कुछ अगर बड़े प्रोटीन से तो भी इनके द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन पूछा एग्रोज के अंदर अपन देखें कि जो जेल प्रिपेयर की जाती है वो कितने परसेंट होती है, 1% से 3%। 1% से 3% मतलब 100 ml वाटर के अंदर आप 1 ग्राम डालो या फिर 3 ग्राम डालो, इतने के बीच में ही आपको क्या करना है, जेल की कंसंट्रेशन रखनी है। जेल का कितना परसेंट होता है एग्रोज का, 1% से लेकर 3% तक इसका होता है। एक क्वेश्चन कई बार जनरली पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज की परसेंटेज बढ़ाते हो तो जेल के पोर साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक जनरल सा क्वेश्चन है, मैं यहां पर बता देता हूं, नीचे शायद आपको दिख रहा होगा, चलो शायद नहीं दिखेगा नीचे, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं। देखो, आपको देखना क्या है, जेल की जो कंसंट्रेशन है वो देखनी है। या 1% से 3% को यूज में लेते हैं, किसको, खासतौर से एग्रोज को। एग्रोज जेल को, ठीक है। अब अपन ये कहें, एक तो है 1% जेल, अगर परसेंटेज कम है, 1% है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम, और किसके अंदर है, 100 ml के अंदर, 100 ml वाटर है या 1xTe है, 100 ml के अंदर आप 1 ग्राम क्या डाल रहे हो, जो पाउडर फॉर्म है, किसका पाउडर, किसका पाउडर है, एग्रोज का पाउडर है, वो डाल रहे हो। तो यहां पर काफी कंडीशन ऐसे खुला खुला गिर जाएगा ये, ठीक है। ये जेल जो बनेगी इसमें पोर साइज क्या होगी, पोर साइज लार्ज। जितना कम कंसंट्रेशन लोगे, पोर साइज उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पोर साइज बढ़ती जा रही है, पोर साइज क्या होगी, लार्ज होगी, पोर साइज इंक्रीज होगी, और ज्यादा बड़ी पोर साइज है, इसका मतलब लार्ज मॉलिक्यूल के लिए यूज में आएगा। लार्ज मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए इस जेल को यूज में लिया जाता है। हो सकता है कई बार आपको हाइपोथेटिकल ऐसी कंडीशन पूछ दिया जाए कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए जेल की परसेंटेज कम रखोगे या ज्यादा रखोगे, तो साइज बड़ा मॉलिक्यूल है तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर अपन देखें, एक है 3% जेल, 3 ग्राम पाउडर, 100 ml जो वाटर या 1xT है उसके अंदर डाल रहे हो आप, तो यहां पर जो पोर साइज है, पोर साइज क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। पोर साइज कम होगी तो सीधी सी बात है, छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है केवल उन्हीं को सेपरेट कर पाओगे। स्मॉल मॉलिक्यूल कैन सेपरेट, और यहां पर बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे जैसे जेल की परसेंटेज बढ़ती है वैसे वैसे पोर साइज कम होती जाती है। जैसे जैसे जेल की परसेंटेज कम होती जाती है वैसे वैसे पोर साइज बढ़ती जाती है, बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज में लेते हैं। इस जेल को अगर आप सेपरेट करो, किस चीज के सेपरेट करने के लिए यूज में ले सकते हो? ज्यादा कंसंट्रेशन है तो इसको खास तौर से प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, प्रोटीन सेपरेट, प्रोटीन सेपरेशन के लिए एग्रोच की कंसंट्रेशन क्या करते हैं, अपन बढ़ा देते हैं, जबकि न्यूक्लिक एसिड को सेपरेशन करने के लिए इसकी परसेंटेज है वो कम कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, ये तो जेल की बात करें, कौन सा जेल है, एग्रोच जेल है, कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है ना, और कितने परसेंटेज यूज में लेते हैं, ये सभी चीजें। अब दूसरी जेल के बारे में अपन देखते हैं। दूसरी जेल अपन देखते हैं, दूसरी जेल जो है वो अपन देखते हैं पॉलीएक्रिल एमाइड जेल। दूसरी जेल कौन सी है, पॉलीएक्रिल एमाइड जेल। जेल, ये जेल जो है वो देखो खास तौर से जो यूज में आती है वो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है, used for protein सेपरेशन। प्रोटीन सेपरेशन में देखो सभी चीजें आ जाएगी, पेप्टाइड्स आ जाएंगी, और एमिनो एसिड्स आ जाएंगे, उनको सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है। पॉलीएक्रिल एमाइड के नाम से भी है कि इसमें एक तो चैन पाई जाती है, ठीक है ना, एक्रिल एमाइड की एक चैन पाई जाती है, इसमें एक्रिल एमाइड की चैन पाई जाती है। ये बिस एक्रिल एमाइड से कनेक्टेड रहती है, कनेक्टेड बाय क्रॉस लिंकेज ऑफ बिस एक्रिल एमाइड। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि ये कनेक्टेड किससे रहते हैं, बिस एक्रिल एमाइड से कनेक्टेड रहते हैं। मेन जो चेन है वो किसकी है, एक्रिल एमाइड से है, और ये आपस में कनेक्टेड रहती है। क्रॉस लिंकेज जो बना होता है, ब्रिज बना होता है, वो किसका बना होता है, बिस एक्रिल एमाइड से बना होता है। जैसे अपन कहें कि कुछ इस प्रकार के रेसे हैं, और यहां पे कुछ अपन देखें, यहां पर कुछ इस प्रकार से रेसे निकले हुए रहते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये किसके द्वारा है, बिस एक्रिल एमाइड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। एक चीज इसमें देखो, जो एक्रिल एमाइड जो है वो कनेक्टेड किससे रहती है, बिस एक्रिल एमाइड से रहती है। बिस एक्रिल एमाइड में 2 यूनिट पाई जाती है, 2 यूनिट्स जो आपस में कनेक्टेड रहती है, ब्रिज बना के रखती है, वो होती है मेथाइलिन के साथ में। यहां पर अपन कह सकते हैं मेथाइलिन ब्रिज। मेथाइलिन ब्रिज से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। बिस एक्रिल एमाइड को
या फिर कई जगह इसका ये भी कह सकते हैं अपन मिथाइलिन जो है, ये भी लगा सकते हो एन डैश एन एन डैश मिथाइलिन ब्रिज। इसका मतलब मेन चेन तो ये हुई, और क्रॉस करने के लिए बिसाइक्लेमाइड, इसका मतलब ये भी यूज में आती है, ये भी यूज में आती है। इनको जेल में कन्वर्ट करने के लिए, इस जेल को प्रिपेयर करने के लिए, जेल प्रिपेयर करने के लिए एक कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, या फिर अपन कहें फ्री रेडिकल कंडीशन। ये जेल कब बनती है? जब फ्री रेडिकल कंडीशन पाई जाती हो, फ्री रेडिकल बनते हो, तो फ्री रेडिकल जो बनाए जाते हैं वो कैटालिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें एक कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। टिम्ड जो है वो एक कैटालिस्ट के रूप में पाया जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि जेल को जेल इनिशिएटर के रूप में, ये भी कह सकते हैं, कई बार टर्म पूछा जाता है आपको। जेल इनिशिएटर करने के लिए, जेल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो यहां पर टिम्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो यहां पर ट्रिपल एन, या फिर अपन कहते टेट्रा एन, यहां पर डाई एमाइड। ये किसका नाम है? टिम्ड का। याद रखना भाई, टिम्ड जो है पॉलीएक्रिल एमाइड जेल को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, एक्ट एज इनिशिएटर या कैटालिस्ट के रूप में यूज में आता है। यहाँ पर जो फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? ये किसके द्वारा बनते हैं? अमोनियम पर सल्फेट से बनते हैं। अमोनियम पर सल्फेट, एपीएस, ठीक है ना। फ्री रेडिकल बनाने के लिए कैटालिस्ट के रूप में कौन सा साल्ट अपन डालते हैं? तो खासतौर से अमोनियम पर सल्फेट जो है वो डालते हैं, और यहां से फ्री रेडिकल बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्री रेडिकल बनाने के लिए कौन सा जो साल्ट यूज में होता है? अमोनियम पर सल्फेट जो है एपीएस है वो यूज में आता है पॉलीएक्रिल एमाइड जेल बनाने के लिए, प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। और एक आता है टिम्ड, तो यहाँ पर टेट्रा मेथाइल इथाइलिन डाई एमाइड जो यूज में आता है खासतौर से पॉलीएक्रिल एमाइड जेल बनाने के लिए, क्योंकि फ्री रेडिकल की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। ये फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल्स कहां से बनते हैं? अमोनियम पर सल्फेट से बनते हैं। और कैटलिस्ट के रूप में कौन सा पाया जाता है? एक तो टिम्ड पाया जाता है और एक एपीएस पाया जाता है। इसके अलावा फोटोकेमिकल राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है, फोटो केमिकल राइबोफ्लेविन, ये भी पाया जाता है फ्री रेडिकल के रूप में। जेल को फॉर्मेशन करने के लिए इसको भी यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की जो जेल है खासतौर से यूज में ली जाती है। और पॉलीएक्रिल एमाइड का जेल जो है वो खासतौर से मैंने बता दिया आपको किस लिए यूज में आता है? प्रोटीन्स के सेपरेट करने के लिए, हम कहें प्रोटीन सेपरेशन, पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स के सेपरेशन के लिए खासतौर से यूज में ली जाती है। एक चीज मैं इसमें बताऊं, इसमें देखो दूसरा टर्म, पहला मैंने जेल को जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड टर्म जो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें लाइट की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल करंट की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण से ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज में आते हैं। टू इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कैथोड और एनोड। दो प्रकार के जो है इलेक्ट्रोड यूज में आते हैं।
दूसरी चीज अपन देखें कि इसमें कितना वोल्टेज यूज में आता है, खास तौर से वोल्टेज, कितना वोल्टेज यूज में आता है इसके अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 80 से 150 वोल्टेज जो है वो खास तौर से यूज में सप्लाई किया जाता है। 80 से 150 कितने टाइम के लिए अप्रोक्स इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो खास तौर से देखो 1 से लेकर 1.5 हावर, मतलब 1 से लेकर 1.5 घंटे तक के आसपास इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें कि जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं अपन, लाइट इसमें सप्लाई करते हैं, तो जितनी ज़्यादा आपने ये कहें कि जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते हो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो भी बढ़ता है। तो इसका मतलब दो ही चीज़ हुआ, अगर आप थोड़ा फास्ट करते हो, फास्ट हाई वोल्टेज, तो किसके लिए होता है ये हाई वोल्टेज जो है वो कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है, जबकि लो वोल्टेज लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाता है। ठीक है, समझ लो, अगर ज्यादा वोल्टेज दे दिया आपने तो मॉलिक्यूल जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, तो शॉर्ट टाइम के लिए दिया गया। लो वोल्टेज दिया है तो काफी लंबे टाइम तक देना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल से वो धीरे धीरे उनके साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस प्रकार की जो जेल है, यहाँ पर इस प्रकार से आपने एग्रोज की एक जेल या पॉलीक्रिलामाइड की जेल प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, वेल है, जहां पर क्या होते हैं आपका जो सैंपल है डीएनए है या प्रोटीन से, उनको क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर खास तौर से देखें यहाँ ऊपर की तरफ तो नेगेटिव वोल्टेज है और यहाँ पर अपन देखें तो पॉजिटिव वोल्टेज है। 2 इलेक्ट्रोड है यहाँ पर इस प्रकार से, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव वोल्टेज। तो जो मॉलिक्यूल है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, वो किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा है, नेगेटिव। ये डीएनए है, डीएनए पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे जाएंगे, अपने पॉजिटिव विपरीत पोल की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर विपरीत पोल पॉजिटिव है तो इधर की तरफ करेंगे, और यहाँ पर जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं उनकी साइज के अकॉर्डिंग क्या होते जाएंगे, अरेंज होते जाएंगे। इसका मतलब जो फास्ट हैं वो तो कैसे होंगे, स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के वो तो सबसे पहले फास्ट मूव करेंगे, वो तो मिलेंगे आपको पॉजिटिव की ओर। इसका मतलब ये तो है स्मॉल डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो फास्ट मूव कर रहे हैं। स्लो मूवमेंट की बात करें अपन कि ये स्लो मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर स्लो मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब इनके साइज क्या है, लार्ज। तो स्लो मूवमेंट करते हैं तो लार्ज फ्रेगमेंट, ये लार्ज फ्रेगमेंट से स्लो मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको साइज के अकॉर्डिंग प्लस इनके चार्ज के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट किया जाता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीएनए है, पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कर लिया, साइज बड़ी है वो पीछे रह गई, छोटी है वो आगे की तरफ निकल गई। तो किसके बेसिस पे आप डीएनए को सेपरेट कर रहे हो, चार्ज एंड देयर साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इस मेथड को यूज में लिया जाता है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और इसमें जो जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो सभी मैंने आपके साथ में साझा की है या शेयर की है। और इसी पार्ट को आगे देखने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तभी मैं सेकंड पार्ट इसका कल बनाऊंगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर की कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चर की, या फिर अपन कहें सेट की, एमपी में भी सेट है अभी जल्दी आने वाला है, 4 जून को एग्जाम है, तो वो स्टूडेंट्स भी जरूर डेली जुड़े रहिए ताकि आपको, और कुछ सेट के पेपर भी अभी सोल्व कराऊंगा, तभी और भी अपन पेपर देखते रहेंगे। और सेट की जो बुक है वो आप परचेज करते रहिए, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और कम्युनिटी पे डाल रखी है मैंने। ठीक है, आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।